हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन ये होता है जब वेरियस इकोनॉमीज़, गवर्नमेंट्स, कंपनीज़ या लोग इंटरैक्ट करें वर्ल्ड वाइड ताकि उनके बिजनेस बढ़े या फिर उन लोगों को एक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिले, उसे कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से जो है कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से जो लोकल और नेशनल इकोनॉमीज़ थी वो ग्लोबली इंटीग्रेट हुई। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स आए, बिकॉज जब दूसरी कंट्रीज से इंटरेक्शन होगा गवर्नमेंट्स का, इकोनॉमीज़ का, तो दे वुड स्ट्राइव टू बिकम एज एडवांस्ड एज द अदर कंट्रीज़ आर। सो इसकी वजह से उन लोगों को अपना ट्रांसपोर्टेशन एडवांसमेंट्स करने पड़ेंगे, अपने कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट्स करने पड़ेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ओवरऑल इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है। अगर एक इकॉनमी, जैसे सपोज़ इंडिया अगर यूएस से इंटीग्रेट करे किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके लिए उसको अपना जो भी प्रोडक्ट होगा या फिर अपनी इकॉनमी को उतना ही इक्वल लाना पड़ेगा जितनी यूएस की इकॉनमी है या जितनी मॉडर्न इकॉनमी है। या फिर जैसे आप ये कहते हैं कि एमएनसीज जो बने, जैसे इंडिया में एमएनसीज आए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जिन्हें कहते हैं, ये सब जो थे ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट था। दूसरी कंट्री की इकॉनमी हमारी कंट्री में ओपन हो जाए, नॉट एज अ मेन बिजनेस, उनका हेडक्वार्टर जहाँ है वो वहीं रहेगा, उनके एक स्मॉल ऑफिसेज बन जाएं, उसे कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज सपोज़ अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके खुलती है, जैसे सपोज़ अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है, यूएस की कंपनी इंडिया में आके खुले, एग्जांपल गूगल, गूगल के जैसे ऑफिस खुले यहाँ पर, तो ऑब्वियसली दे विल सेंड देयर ओन हेड्स टू चेक वेदर द ऑपरेशंस आर गोइंग वेल और नॉट। तो जब उनका यूएस का हेड यहाँ पे आके बैठेगा और वर्क करेगा, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एक कल्चरल, जो कल्चर अंदर होगा कंपनी के, उस पर। क्योंकि जैसा कल्चर वहाँ पर है वैसा यहाँ नहीं हो सकता है, देयर विल बी अ डिफरेंस। यूएस वाला कल्चर इंडिया वाले कल्चर पे जैसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ यहाँ डिफरेंट एथिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं लोगों की, डिफरेंट रेस है, कास्ट है, देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से कल्चर और सोशल एस्पेक्ट्स दोनों जगह के डिफरेंस रहेंगे, बट उसको कोशिश करी जाएगी कि वो इंटीग्रेट कर जाएं। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं एक्सचेंज होते हैं, बल्कि सर्विसेज भी एक्सचेंज होती हैं, रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, डेटा एक्सचेंज होता है। सो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू गुड्स, बट ये वाले एस्पेक्ट्स भी अगर दो इकोनॉमीज़ के बीच में शेयर हो रहे हैं, देन ऑल्सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। जब क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स हटे ग्लोबल मार्केट्स पे से, तो और इजी हो गया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स भेजना। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, जो बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ को मॉनेटरी फ़ंड प्रोवाइड करता है, उसने 4 बेसिक एस्पेक्ट्स रखे हैं ग्लोबलाइजेशन के। एक है ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन होना, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट होना, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल होना, या डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज होना। इससे मतलब ये है, या तो ट्रेड हो रहा हो या ट्रांजैक्शंस हो रहे हों, या कैपिटल हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स की जो है मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या फिर लोग जो हैं एक कंट्री टू अनदर जा रहे हों, जैसे लोगों का ट्रांसफ़र जो हो जाता है वो हो रहा हो, या फिर डिससेमिनेशन ऑफ नॉलेज हो रही हो, मतलब नॉलेज का भी ट्रांसफ़र हो रहा हो। तब उन 4 एस्पेक्ट्स पे अगर कोई फॉल करता है तो उस एस्पेक्ट्स को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इससे बड़े इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, फिर ये हुआ कि क्रॉस बाउंड्री वाटर का भी पोल्यूशन हुआ, फिर एयर पोल्यूशन हुआ, और हुआ ओवर फिशिंग ऑफ द ओशंस, जिसकी वजह से जब
बाय वाटर रूट्स जाता था तो उससे ओवर फिशिंग होने लग गई ओशंस में। एंड फिर इसकी वजह से इनको जो वाटर को था उसको काफ़ी नुकसान हुआ। जो एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेसेस पर या फिर वर्क ऑर्गेनाइजेशंस पर बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज़, सोशो कल्चरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे, इसमें देखें 3 टाइप्स के ग्लोबलाइजेशन आते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, मतलब ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो। फिर आता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जिसमें कल्चर्स का ग्लोबलाइजेशन हो रहा हो। फिर आता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जिसमें पॉलिटिकल पॉलिसीज़, मतलब बेसिकली पॉलिसीज़ का हो रहा हो। तो हम इसमें सिर्फ देखेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है कि इंक्रीज़ हो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ऑफ national economies across the world through a rapid increase in cross-border movement of goods, services, technology and capital। इसका मतलब ये है कि जो एक नेशनल इकॉनमी की इंटरडिपेंडेंस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड या क्रॉस बॉर्डर्स रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। मतलब उनके बीच बिटवीन कंट्रीज़ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज़ हो रहा हो, जिससे इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट हो या सिंगल वर्ल्ड मार्केट हो। ये एक पॉजिटिव फिनोमेना भी देखा जाता है और एक नेगेटिवली भी देखा जाता है। पॉजिटिवली ऐसे है कि गुड्स जो हैं अब इजीली अवेलेबल हो गए हैं कस्टमर्स के लिए, जो गुड्स वो ख़रीद नहीं सकते थे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, ज़ारा, मैंगो, H&M, या फिर हम ये देख सकते हैं एप्पल। एप्पल के फ़ोन्स पहले ईज़िली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे इंडिया में, बट जैसी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ उन्होंने एक्सेप्ट करी एंड अपने गुड्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, इसके बाद इन लोगों को यहाँ पर अपनी ओन प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाने की परमिशन भी मिल गई एंड नाउ दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फ़ोन्स इन इंडिया। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुए, एज वेल एज़ कैपिटल हुआ, एज वेल एज़ इन्वेस्टमेंट्स हुए। इन सब चीज़ों का ट्रांसफ़र हुआ इस चीज़ से, इवन पीपल का भी हुआ। जो अभी करंट ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ही डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। ये उल्टा कम होता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ डेवलप में कम करें, ज़्यादा करें, बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वो ज़्यादा करती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। आपने एक टर्म सुना होगा कि FDI इंट्रोड्यूस कर दी एक सर्टेन सेक्टर में। अभी मैंने एक टर्म लिया था थोड़ी देर पहले, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ओन और कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन वन और मोर कंट्रीज़ अदर देन देयर होम कंट्री। इससे आप समझ गए होंगे कि ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं एक से ज़्यादा कंट्री में अपार्ट फ्रॉम देयर ओन होम कंट्री। It can also be referred as an international corporation, a transaction corporation and a stateless corporation। एक टर्म आता है जब ग्लोबलाइजेशन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसे कहते हैं अ फ्री ट्रेड एरिया। ये बेसिकली एक रीजन होता है जो इंक्लूड करता है उन मेंबर कंट्रीज़ को जो ट्रेड ब्लॉक ना करें। एक एग्रीमेंट साइन करती हैं कंट्रीज़ जिसमें वो लोग क्लियरली स्पेसिफाई करती हैं कि उनके यहाँ ट्रेड ऑपरेशंस करे जा सकते हैं, उसमें कोई बैरियर्स नहीं होंगे अपार्ट फ्रॉम अ सर्टेन लिमिट विच अ कंट्री कैन डिसाइड, और उसके अलावा और कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। ये एग्रीमेंट जो होता है साइन होता है बिटवीन एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि इंपोर्ट क्वार्टर्स हटा देना, टैरिफ्स हटा देना,
या फिर इंक्रीज़ करना ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ईच अदर। आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा अली बाबा या अली एक्सप्रेस। ये बेसिकली एक चाइनीज़ ई कॉमर्स जायंट है। इन्होंने 2018 में अनाउंस किया था कि ये अपनी एंशियंट सिटी जियान में एक एज अ साइट फॉर इट्स न्यू रीजनल हेडक्वार्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस जगह पर एक सिंबॉलिक वैल्यू है। वो जगह जो है ना बेसिकली सिंबॉलिक वैल्यू रखती है। दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड दैट दे विल शिफ्ट द रीजनल हेडक्वार्टर्स ओवर देयर, बिकॉज वही एक जगह है जहाँ से ग्लोबलाइजेशन का एंशियंट बर्थ प्लेस है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, एक ग्लोबलाइजेशन का पार्टी है वो काइंड ऑफ सिल्क रूट या सिल्क रोड। इसको मैं अभी बताऊंगी, अभी जब मैं वेव्स आपको डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी वेव्स आई थी ग्लोबलाइजेशन की। तो जो ग्लोबलाइजेशन की सबसे पहली वेव थी वो थी सिल्क रूट, जो थी वो जियान से स्टार्ट हुई थी। तो अली बाबा ने यही इसी वजह से डिसाइड किया कि उनका रीजनल हेडक्वार्टर जो है जियान में होगा, सिंस अली बाबा के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। दे आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली चाइना। अब जो हम लोग जिस वेव या बेसिकली जिस एरा में आ रहे हैं उसे कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन 4.0। इसके साथ साथ एक और टर्म आजकल चल रहा है इंडस्ट्री 4.0। इसका मतलब ये है कि डिजिटलाइजेशन हो जाना हर चीज़ में। जैसे अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी नोन कॉन्सेप्ट है ये। इससे जो है जैसे आप फ़ोन अपना ऑपरेट कर रहे हैं और आप गूगल पे सर्च करने जा रहे होते हैं कोई भी चीज़ जो आपके शायद माइंड में हो, और आप बस 2 वर्ड्स लिखते हैं और बाकी जो है वर्ड्स वो सजेशंस में शो कर रहा होता है। एंड कोइंसिडेंस ये होता है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आगे क्या लिखना है वो वहाँ सजेशंस में आ रहा होता है। दैट्स बेसिकली एआई, बिकॉज दे नो व्हाट योर गूगल सर्च ट्रेंड्स आर। इसे कहते हैं इंडस्ट्री 4.0। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन 4.0 है, तो डिजिटली ड्रिवन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अभी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था सिल्क रोड या सिल्क रूट, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1st सेंचुरी बीसी से टिल 5th सेंचुरी एडी तक, एंड अराउंड 13 to 14 सेंचुरी तक चला था ये। इसमें ये हुआ था कि जितनी भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं चाइना की, वो यूरो एशिया कॉन्टिनेंट जिसे या तो रोम, इन शॉर्ट रोम में अवेलेबल होनी शुरू हो गई। इस रूट को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सिल्क रूट। बट इससे ये मतलब नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन तब से शुरू हो गया था, बट जब सिंस सिल्क रूट पे सिर्फ लग्जरी गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा था बिटवीन एशिया एंड यूरोप ओनली, तो इस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन का टर्म नहीं दे सकते। बस एक रूट था जिसके थ्रू ट्रेड हो रहा था बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। उस टाइम में क्योंकि स्पाइसेस बड़े एक्सपेंसिव हुआ करते थे एंड सिंस ये एशिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल थे एंड यहीं पे ही बनते थे एंड ग्रो होते थे, तो दैट इज़ वाई दे यूज टू ट्रेड दैम बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एंड सिंस यू ऑल नो कि ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप काफ़ी टाइम तक रहा, इवन बिफोर ग्लोबलाइजेशन। बट इससे जो है एटलीस्ट एक लिंक स्टैब्लिश हो गया था, एंड जो लोग इन्वॉल्व थे इन ट्रेड में उनके लिए इट वाज लाइक अ गोल्ड माइन। मतलब वो लोग लग्जरी उन क्योंकि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं एशिया में, वो एज अ लग्जरी प्रोडक्ट्स जा रहे थे यूरोप में, एंड दे वर अर्निंग अ गुड अमाउंट थ्रू दिस ट्रेड। फिर इसके बाद एक ट्रेड नेक्स्ट जो ट्रेड हुआ, नेक्स्ट चैप्टर जो था बेसिकली ट्रेड का, वो था इस्लामिक मर्चेंट्स में। बिकॉज उस टाइम एक नया रिलीजन स्प्रेड हुआ था इन अरब वर्ल्ड इन द 7th सेंचुरी, एंड उसको हम नया रिलीजन नहीं कह सकते बिकॉज इट्स अबाउट इस्लाम एंड इट इज़ देयर सिंस
द बिगनिंग ऑफ अर्थ, बट उस टाइम ये इमर्ज ज़्यादा होने लग गया था इन द अरब वर्ल्ड इन द 7th century। तो हमारे जो रसूल हैं प्रॉफिट मोहम्मद, ही वॉज अ फेमस मर्चेंट एंड सो वॉज हिज वाइफ खतीजा। एज यू ऑल नो, उनकी वाइफ जो शी वॉज अ बिग बिजनेस वूमन एंड वो ट्रेड करती थी ऑफ गुड्स। सो उस टाइम से सेकेंड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई, बिकॉज ट्रेड हो रहा था। और उस टाइम में जो ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था ऑफ सिल्क, स्पाइसेस एंड मेनली ये जो ट्रेड होता था ये थ्रू सी रूट्स होता था। और जो प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जाते थे टू यूरोप, ये बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होते थे एंड दे वर रियली इन हाई डिमांड। बट स्टिल यहाँ से भी हम ये नहीं कह सकते कि दिस वाज द फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या इस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन का टर्म नहीं दे सकते। बट इसके थ्रू एक सी रूट्स निकले थे विच हेल्प्ड लेटर ऑन इन प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन। तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जो स्टार्ट हुई 1914 में। इट वॉज बेसिकली द एरा ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस टाइम जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी एक्सपैंड करना शुरू हो गया था। ट्रेड जो है ऑन एवरेज 3% पर ईयर पे बढ़ता चला जा रहा था एंड जो ग्रोथ रेट था एक्सपोर्ट्स का जीडीपी में वो 6% था इन 19th century। और वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई तब था 14%। अब देखें कितना ज़्यादा राइज हुआ फ्रॉम द अर्ली 19th century टू वर्ल्ड वॉर 1। 6% से वो 14% तक चला गया। तो जो फर्स्ट वेव थी ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो बेसिकली कोइंसाइड कर गई थी विद डार्कर इवेंट्स। जैसे वर्ल्ड वॉर हुई, इट वाज अ डार्कर इवेंट बिकॉज इस टाइम में ट्रेड जो है कम होता चला गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में आउटब्रेक हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का, विच ब्रॉट एन एंड टू जस्ट अबाउट एवरीथिंग and everything which the high society wants or demands, including globalization. वर्ल्ड वॉर्स की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स का फर्दर ब्रेक डाउन हुआ एंड जो इम्पैक्ट किया ग्लोबल इकॉनमी पर। इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूएस में, विच लेड टू द एंड ऑफ द बूम इन द साउथ अमेरिका एंड अ रन ऑन द बैंक्स इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद फिर एक और वर्ल्ड वॉर हुई विच वॉज फॉलोड इन 1939 टू 1945। जब ये ख़त्म हुई तो ट्रेड परसेंटेज जो वर्ल्ड जीडीपी पे था वो फॉल कर गया बाय 5%, नॉट बाय 5% बट टू 5%। जो लास्ट जब था इन द अर्ली 19th century विच वॉज 6%, वो अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ गया 5% पर। फिर आई सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई और लीडरशिप हो गई यूएस की एंड जो एड करी गई बाय टेक्नोलॉजीज़ ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे कार, प्लेन, ये सब चीज़ें आ गई थी एंड दे स्टार्टेड टू राइज वंस अगेन। इसी की वजह से ग्लोबल ट्रेड जो है फिर से राइज करने लग गया, क्योंकि अब कार आ गई थी, प्लेन आ गया था एंड इट वाज इजी टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। प्लेन से थ्रू एयर रूट्स ट्रांसफ़र होने लगे गुड्स, कार्स के थ्रू रोड के थ्रू होने लगे ट्रांसफ़र गुड्स। तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड दस इसकी वजह से राइज हुआ। ये सबसे पहले हैपन हुआ, बेसिकली जो सबसे पहले जब ये हैपन हुआ तो वर्ल्ड को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो डिवाइड किया था ये किया था आयरन कर्टेन ने। उन्होंने 2 स्फीयर्स में डिवाइड किया था। बट एज बट एज ऑफ 1989 ये जो स्फीयर्स थे जो 2 सेपरेट ट्रैक्स में डिवाइड हुए थे ये सब ख़त्म हो गए एंड ग्लोबलाइजेशन बिकेम अ ट्रूली ग्लोबल फिनोमेना। जो अर्ली डिकेड्स थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2,
इसमें इंस्टीट्यूशन जैसे यूरोपियन यूनियन एंड अदर फ्री ट्रेड व्हीकल्स जो थे बाय यूएस, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। यूरोपियन यूनियन और यूएस, ये दो जो इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन टू राइज अगेन। सोवियत यूनियन में भी सिमिलर इंक्रीज देखी गई थी ट्रेड की थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग rather दैन द फ्री मार्केट। इसका जो इफ़ेक्ट था वो प्रोफाउंड था। वर्ल्ड वाइड ट्रेड फिर से वापस राइज करने लग गई उसी सेम लेवल पे जो 1914 के लेवल्स थे, एंड इसका जो शेयर था इन ग्लोबल जीडीपी, इट अगेन केम बैक टू 14%। अभी जो मैंने रिसेंटली डिस्क्राइब किया था ग्लोबलाइजेशन 4.0, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जो प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन आया, जो एग्जैक्ट ईयर था ग्लोबलाइजेशन का, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया, आफ्टर 1989 वापस से राइज करना शुरू हो गया। जो प्रॉपर फेज़ आया वो था 1991 में, जब ग्लोबलाइजेशन फुल्ली राइज करने लग गया एंड एवरी कंट्री ओपनड इट्स बॉर्डर्स फॉर ट्रेड ग्लोबली। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन 4.0। सिंस इस वक्त ज़्यादातर साइबर वर्ल्ड ने डोमिनेट किया हुआ है वर्ल्ड को, सो ये जो तो जो यूएस एंड चाइना है मेजर ग्लोबल पावर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि ग्लोबलाइजेशन शुड एंटर द साइबर वर्ल्ड। पूरी डिजिटल इकोनॉमी हो जाए, थर्ड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इसको मान लिया जाए, और बेसिकली फोर्थ वेव वैसे देखा जाए तो। और इसी के थ्रू ई कॉमर्स जायंट्स या डिजिटल सर्विसेज राइज होनी शुरू हो जाएं। अब जैसे आप यहाँ घर बैठे हुए आप अली बाबा जो वेबसाइट है जो चाइना में है, उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं सामान जो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अमेज़ॉन भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको वो इंपोर्ट करती है। फिर और भी वेबसाइट्स हैं या और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसमें आप यहाँ घर बैठे हुए अलीगढ़ में बैठे हुए आप चाइना से सामान मंगवा सकते हैं, आप यूएस से सामान मंगवा सकते हैं, आप यूके से सामान मंगवा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट ऑल ग्लोबलाइजेशन इज़ अबाउट, एंड ग्लोबलाइजेशन 4.0 इज़ ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन, कि आप एक क्लिक में सारा सामान मंगवा लें। दैट्स इट फॉर द क्लास। थैंक यू।